हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 105 के बारे में। सीरीज़ 104 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज इस सीरीज़ में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 100 वर्ड्स यानी 10 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज का पहला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? दूसरा प्रश्न है, इसी के अंदर इस एक प्रश्न के ही 3 पार्ट है। कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से इसमें ABC 3 पार्टों में क्वेश्चन है। क्या क्या है? कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, प्रत्येक का उदाहरण, जिसमें कृत्रिम मधुरक, खाद्य संरक्षक, जिंक के अयस्क, ये है। तो पहला फर्स्ट ए पार्ट शुरू करते हैं हम। कार्बन के 2 गुण जो बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन के 2 गुण हैं, कौन कौन से? एक तो है श्रृंखलन, एक होती है संयोजकता। ये दोनों ही गुण क्या करते हैं? कार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अनूठी क्षमता होती है, जो बड़े अणुओं को जन्म देता है। कार्बन बंधन बहुत मजबूत होता है, इसलिए स्थिर होता है, क्योंकि ये बंध जो बनता है, कौन सा? श्रृंखलन अभिक्रिया के द्वारा जो कार्बन में जो बंध बनता है वो मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है और ये स्थिर भी होता है। तो अन्य परमाणुओं के साथ बनाने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखलन। संयोजकता क्या होती है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, सभी को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, इसलिए ये 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने में सक्षम भी होता है। 4 संयोजकता होती है, यानी 4 अन्य के साथ वो क्या बना सकता है? बंध बना सकता है। इस तरह से 5 हो गया, 4 के साथ बना सकता है, इसलिए यह 4 अन्य परमाणु के साथ बंधन बनाने में सक्षम होता है। वह बंधन जो कार्बन अन्य तत्वों के साथ बनाता है, इन यौगिकों को असाधारण रूप में स्थिर बनाता है। और साथ ही क्या करता है, जैसे मान लो किसी अन्य परमाणु के साथ कार्बन अगर बंध बनाएगा, तो ये क्या करेगा? अन्य जो इन यौगिकों को असाधारण रूप से स्थिर भी कर देता है ये। तो स्थिरता लाने के लिए क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बंध हमारी संयोजकता हो गई, श्रृंखलन हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग। सभी भोज्य पदार्थ प्राय कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया। जितने भी मैक्सिमम जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। पेन, शाही, जूते आदि कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कोई भी पेन हो गया, शाही हो गया, जूते हो गए, सभी में क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक का उपयोग सूक्ष्म बॉल बियरिंग और हल्की बैटरी बनाने के लिए भी किया जाता है। काजल बनाने में, कोक ईंधन में भी कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों और उसके यांत्रिक भागों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, पेंसिल निर्माण उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्नेहक में तो इसका प्रयोग हो ही गया। चीनी उद्योग में, रंग हटाने में, रसायनों के शोधन में, उत्प्रेरक ईंधन में अपचायक के रूप में भी ये काम में लिया जाता है। नियंत्रक छड़ों के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हम कार्बनिक उपयोग घरेलू और औद्योगिक में देख सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स में बना के लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर है प्रत्येक के उदाहरण लिखने हमें। सबसे पहला आ गया कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग। कृत्रिम मधुरक क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो स्वाद में तो मीठे होते हैं, लेकिन उनका शर्करा मान 0 होता है, उन्हें हम मधुरक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? स्वाद में तो बहुत मीठे होते हैं, लेकिन शर्करा का मान जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। प्रथम कृत्रिम मधुरक ऑर्थो सल्फो बेंजोमाइड है, जिसे सैक्रीन भी कहते हैं। प्रथम अगर कृत्रिम मधुरक की हम बात करें तो वो क्या है? आर्थो सल्फो बेंजोमाइड, इसे हम सैक्रीन भी कहते हैं। उदाहरण हो गया सैक्रीन हो गया, एस्पोर्टेम हो गया, एलिटेम हो गया, सुक्रोलोज हो गया। ये सारे ही क्या है? कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कृत्रिम मधुरक है, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद में उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव जिनको बोलते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से रोकते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण, अगर क्योंकि पदार्थ में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि चालू हो जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ नष्ट होने लग जाता है, तो उसकी वृद्धि को वो रोकता है खाद्य परिरक्षक, और उनको खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाता है। खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण हमारा होगा जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इपॉक्साइड आदि जो है ये खाद्य परिरक्षक होते हैं, जो कि खाद्य सामग्री को संरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट हम देखें
जिंक के अयस्क क्या है? जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट, कैलामाइन, स्मिथ स्टोन। जिंक अयस्कों में आमतौर पर 5 से 15% जस्ता जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंकाइट हो गया, कैलामाइन हो गया, स्मिथ स्टोन हो गया, तो ये आप जिंक के अयस्कों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव आँख की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और दृष्टि के किसी एक अपवर्तनांक दोष, ठीक है, अपवर्तक दोष और उसके सुधारात्मक उपाय की व्याख्या कीजिए। मानव आँख की कार्यप्रणाली बतानी है और दृष्टि के किसी एक अपवर्तक दोष है उसके बारे में और उसके सुधारात्मक उपाय की व्याख्या आपको करनी है। सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की तरह होती है। प्रकाश की किरणें जो किसी वस्तु से आती है हमारी आंखों में लगे लेंस के द्वारा ही प्रवेश करती है तथा यह प्रकाश की किरणें रेटिना पर क्या होती है? प्रतिबिंबित होती है। आपको पूरी प्रोसेस बतानी है कि जैसे ही मान लो प्रकाश आएगा तो प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंबित होती है। दृष्टिपटल पर एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा भी होता है जो कि आंखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा ही प्रकाश के तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है और हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं। अगर हम पूरी आँख की कार्यप्रणाली को देखें तो इस तरह, और आपको डायग्राम जरूर बना के आना है। जैसे क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद हो गया, ये कॉर्निया हमारा हो गया है, यहाँ पे पुतली हो गई है, ये परितारिका हो गई है, पक्षाभी पेशियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा दृष्टिपटल का जो रेटिना हो गया, श्वेत पटल हो गया, हमारा रक्त पटल हो गया, ये सारी दृक तंत्रिका हो गई, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करके आनी है और डायग्राम भी आपको बनाकर आना है। अब हम देखें कि आँख के जो भाग है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कॉर्निया क्या है? कॉर्निया नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। कॉर्निया क्या होगा? नेत्र के सामने जो श्वेत पटल है उसके मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है लेकिन ये पारदर्शी होता है और प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर क्या होती है? हमारे नेत्र में प्रवेश करती है। आइरिस परितारिका जिसको हम बोलते हैं, आइरिस क्या होती है? ये कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशी रेशो वाली संरचना होती है जिसके बीच में क्या होता है? छिद्र होता है। ये रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब हम देखिए पुतली क्या होती है? परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन व विस्तारण से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, परितारिका के बीच वाला छिद्र जो होता है उसको हम पुतली बोलेंगे। परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन और विस्तारण से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार क्या होता है? कम या ज़्यादा होता है। आई लेंस, नेत्र लेंस क्या होता है? कॉर्निया से अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरणें होती है उसको रेटिना पर केंद्रित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से इस लेंस की वक्रता की त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन आता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इसी तरह रेटिना, दृष्टिपटल को हम देखें, रक्तपटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब हम बात करें कि प्रश्न का एक और भाग है कि एक अपवर्तक दोष बताइए। तो अपवर्तक दोष के बारे में हम क्या है? हम बता रहे हैं यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको हम बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की तो साफ दिखाई, निकट दृष्टि दोष यानी निकट तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन जो दूर की वस्तुएं वो धुंधली दिखाई देती है। मायोपिया में आँख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। अब मायोपिया में क्या होगा कि आँख की पुतली का आकार क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है और उससे क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर नहीं बनकर कहाँ बनता है? उससे थोड़ा आगे बनता है। ऐसा होने से दूर की वस्तु हमें क्या होता है? धुंधली दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु देखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और इसी तरह दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? हमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं देंगी क्योंकि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा? थोड़ा रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाएगा। इसलिए इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस नेत्रों के लिए लगाया जाता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें यानी इसका उपचार क्या होगा, तो उपचार के लिए क्या होता है? उचित क्षमता का अवतल लेंस नेत्रों के आगे लगाया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग जाता है जबकि दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया आँख की संरचना वाला प्रश्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रियल टाइम पीसीआर की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, रियल टाइम, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रियल टाइम पीसीआर। कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू क्या होती है? सीटी वैल्यू क्या होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोविड में काफ़ी चर्चा में रहा था तो, और अभी भी आरटी-पीसीआर तो होता ही रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। पीसीआर तकनीक का आविष्कार अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मूलिस ने किया था जिसके लिए उन्हें वर्ष 1993 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? बायोकेमिस्ट कैरी मूलिस ने किया था। बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट है, कैरी मूलिस देख लीजिएगा पर 1993 में इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। इस तकनीक के तहत क्या होता है? पॉलीमरेज नामक एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए के एक खंड की प्रतियां बनाई जाती है। इस तकनीक में क्या होगा? पॉलीमरेज नामक का एंजाइम हो गया, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे? डीएनए के एक खंड की बहुत सारी प्रतियां हम बनाएंगे। प्रोब नामक एक फ्लोरोसेंट डीएनए बाइंडिंग डाई को डीएनए में जोड़ा जाता है, जो फ्लोरोमीटर पर वायरस की उपस्थिति को दर्शाता है। अब क्या होगा? प्रोब नामक एक फ्लोरोसेंट डीएनए बाइंडिंग है, उसको क्या करेंगे? हम डीएनए में जोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा? फ्लोरोमीटर पर वायरस की उपस्थिति हमें पता लग जाएगी। फ्लोरोसेंट डाई की सिग्नल शक्ति प्रवर्धित डीएनए अणुओं की संख्या के सीधे समानुपातिक होती है। अब ये फ्लोरोसेंट डाई है, उसकी सिग्नल शक्ति प्रवर्धित जो डीएनए होगा अणुओं की संख्या की क्या होगी? समानुपाती होगी। हालांकि कोरोना वायरस आरएनए से बना हुआ होता है, इसलिए कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक तकनीक का उपयोग करके आरएनए को डीएनए में परिवर्तित किया जाता है। अब हमें को पता है ये कोरोना वायरस जो होता है वो आरएनए से बना होता है, लेकिन ये जो हमारी टेक्निक है वो डीएनए काम करती है। तो पहले हम क्या करेंगे? वायरस का पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करेंगे और आरएनए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डीएनए में। आरएनए को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर डीएनए में। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम आरएनए को डीएनए में बदल देगा, फिर डीएनए की प्रतियां बनाई जाएगी और प्रवर्धित की जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी। अब सीटी या साइकिल थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं, जो सीटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? साइकिल थ्रेशोल्ड का संक्षिप्त रूप हो गया। सीटी वैल्यू बता रहे हैं अपन इस पे। यह उन चक्रों की संख्या को संदर्भित करती है जिसके बाद वायरस का पता लगाया जा सकता है। सीटी वैल्यू क्या होती है? एक चक्र की संख्या होती है जो क्या करती है? वायरस का पता लगाती है। सीटी वैल्यू नमूने में वायरस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीटी वैल्यू क्या होता है? नमूने में वायरस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यहाँ पर सीटी वैल्यू हो गई और ये 1/1 जो नमूने में जितने भी वायरस है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई, यानी यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे। यदि ये संख्या 30 से कम होती है तो वायरस की अधिक मात्रा को दर्शाता है, और यह 30 से 37 के बीच होती है तो ये संख्या वायरस की सामान्य मात्रा को दर्शाता है। अगर मान लो संख्या में क्या आया? 30 से कम हो गई तो वायरस क्या है? अधिक मात्रा में दर्शाएगा, और 30 से 37 के बीच है तो वायरस की सामान्य मात्रा है। और अधिकांश टेस्ट संख्या 40 निर्धारित करते हैं, तो कुछ 37। इसका मतलब यह है कि यदि टेस्ट प्रक्रिया में 40 से 37 चक्रों की जरूरत होती है तो आप संक्रमण के प्रति क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब पाया जाएगा? अधिकांश टेस्ट संख्या 40 निर्धारित करते हैं तो कुछ 37। इसका मतलब यह है कि यदि टेस्ट प्रक्रिया में 40 से 37 चक्रों की जरूरत होती है तो आप संक्रमण के प्रति क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपको कोविड-19 पॉजिटिव बता दिया जाएगा। तो इस तरह से सीटी वैल्यू को मापेंगे हम, और प्लस में आरटी-पीसीआर के बारे में हमने बात करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो 2 मार्कर हो, चाहे 5 मार्कर हो, चाहे 10 मार्कर हो। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? 10 मार्कर प्रश्नों में अलग अलग वैज्ञानिकों को पूछ लिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे वैज्ञानिक पूछ सकते हैं, या फिर 20 या 50 वर्ड्स में भी, वो 15 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान बताना है। तो होमी जहांगीर भाभा हो गए, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हो गए, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए, मेघनाथ साहा हो गए, और हरगोविंद खुराना। तो 5 वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताना है। तो वैसे ऑब्वियसली आपका तैयार हो जाएगा 15 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में भी, और 10 मार्कर में भी, दोनों में तैयार हो जाएगा। तीनों कैटेगरी में आपका प्रश्न तैयार हो रहा है यहाँ पे अपने चैनल पे। अब हम देखें, सबसे पहले होमी जहांगीर बाबा के बारे में बात करते हैं। होमी जहांगीर बाबा, इनका काल था 1909 से लेकर 1966 ईस्वी तक। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एक महान वैज्ञानिक थे। वे भारत को आणविक युग में ले गए। उन्हें भारतीय नाभिकीय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नाभिकीय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सर दोराबजी टाटा को एक पत्र लिखा जिसमें भारत की आणविक शक्ति की नींव बनाने के लिए एक नवीन शोध संस्थान खोलने का सुझाव भी इन्होंने दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्थान 1965 में डॉक्टर भाभा के पैतृक निवास पर खोला गया। समझ में आया? यानी इसमें ये हो गया कि उन्होंने दोराबजी टाटा को भारत को एक आणविक शक्ति बनाने के लिए सुझाव दिया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1965 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी। भारत का प्रथम आणविक शोध केंद्र अप्सरा, वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो है, भारत का प्रथम आणविक शोध केंद्र जिसका नाम पहले क्या था? अप्सरा, और वर्तमान में इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क जो हमारा है, ट्रॉम्बे इनके विशेष मार्गदर्शन में स्थापित हुआ था। ट्रॉम्बे की स्थापना भी, ट्रॉम्बे में जो बार्क है उसकी स्थापना भी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई। डॉक्टर भाभा वर्ष 1948 में स्थापित भाभा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए। इन्होंने आणविक शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी
की थी। तो ये इनका योगदान हो गया है। योगदान आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो भारत की स्थापना में, इसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, और ये 1947 में भाभा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष भी चुने। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका योगदान आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस, ये भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे। बोसोन अणु का नाम सत्येंद्र बोस के नाम पर ही पड़ा था। जो बोसोन अणु है उनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। आइंस्टीन तथा बोस ने मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की खोज भी की थी। इस नियम की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु कणों का अध्ययन कर इसके 2 प्रकार बताए थे। पहले का नाम डॉक्टर बोस के नाम पर बोसोन और दूसरे का नाम एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मीओन रखा गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, 2 परमाणु हो गए, बोसोन बोस के नाम पे और एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मीओन। सत्येंद्र नाथ बोस ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका शीर्षक था प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा, जिसके आधार पर मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की खोज भी की जाती है। डॉक्टर बोस के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फोटोन गैस के रूप में पहचान भी की गई थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फोटोन गैस के रूप में पहचान सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा ही की गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा ने तारों के ताप और वर्णक्रम के निकट संबंध के भौतिकी कारणों को खोजा। इनके अनुसंधान की मदद से ही सूर्य तथा उसके चारों ओर अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारण को ज्ञात करने में मदद मिली। मेघनाथ साहा ने क्या किया, तारों का जो ताप है और उनका वर्णक्रम है उसके निकट संबंध की भौतिकी कारणों को उन्होंने खोजा था। इनके अनुसंधान की मदद से ही क्या होता, सूर्य तथा उसके चारों ओर का अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका कारण ज्ञात हुआ था। भारत सरकार के कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष मेघनाथ साहा भी रहे थे। वर्ष 1934 में मेघनाथ साहा को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये मेघनाथ साहा का योगदान हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी सर MV के योगदान की सराहना के लिए हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को इनके योगदान के लिए ही मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। उन्होंने हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली, इन्होंने एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली यानी कि बाढ़ से फ्लड सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया था जिसके कारण उनको सेलिब्रिटी का दर्जा भी दिया गया था। बाढ़ से निपटने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली दी थी, बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। और उन्हें वर्ष 1955 में 1955 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सदस्य बनने से पहले उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया था। तो ये इनका योगदान होगा। काफ़ी फेमस इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया, इसीलिए 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद में इन्होंने बाढ़ सुरक्षा प्रणाली डिजाइन की थी जिसके कारण उन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा भी मिला। 1955 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सदस्य बनने से पहले उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो स्थित है उसमें फेलोशिप से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। लंदन में भी इनको एक अवार्ड भी मिला हुआ है। ये सारे वैज्ञानिक जो है अपने चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, उनका काफ़ी डिटेल से फोटो के साथ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैनल की आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे वैज्ञानिक जो हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपका ये टॉपिक साइंस का मेंस का टॉपिक है वो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में अपन ने वहाँ पर बात करी है। हरगोविंद खुराना इन्होंने जीव कोशिकाओं के नाभिकों की रासायनिक संरचना पर अध्ययन किया। जीव कोशिकाओं के नाभिकों की रासायनिक संरचना पर, ठीक है, इन्होंने काम किया है। इनके अध्ययन का मुख्य विषय न्यूक्लियोटाइड नामक उपसमुच्चयों की अत्यंत जटिल मूल रासायनिक संरचना थी। इनके अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? न्यूक्लियोटाइड नामक उपसमुच्चय की अत्यंत जटिल मूल रासायनिक संरचना। इन्होंने 11 न्यूक्लियोटाइडों का योग करने में सफलता हासिल की थी। इन्होंने क्या किया था? 11 न्यूक्लियोटाइड उनका योग किया था। डॉक्टर खुराना ने श्रृंखलाबद्ध न्यूक्लियोटाइडों वाले न्यूक्लिक अम्ल यानी RNA का प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफलता प्राप्त करने के बाद अमीनो अम्लों की संरचना और आनुवांशिक गुणों का संबंध समझने में मदद मिली। अब क्या हुआ था? डॉक्टर खुराना ने क्या किया था? 11 न्यूक्लियोटाइड जो है उनका योग करने में सफलता मिली। उसके बाद इन्होंने क्या किया? न्यूक्लिक अम्ल RNA का प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में भी सफलता प्राप्त की। उसके बाद फिर अमीनो अम्ल हुआ, आनुवांशिक गुण है, उनको सभी में सबको समझने में, उनकी संरचनाओं को समझने में काफ़ी हेल्प मिली थी डॉक्टर RNA के इस न्यूक्लियोटाइड वाले कंसेप्ट से। इससे वैज्ञानिकों के लिए आनुवांशिकीय रोगों को कारण तथा उसका उपचार ढूंढना संभव उसका जिसे जेनेटिक कोड कहा जाता है। अब उसके बाद जब इन्होंने जैसे ही ये शोध किया तो उसके बाद से वैज्ञानिक क्या हुआ? आनुवांशिक जितने भी रोग हैं उनका कारण जानना, फिर उनका उपचार ढूंढना आसान हो गया और जेनेटिक कोड जो है उसकी कोई भी बीमारी है उसको पहचानना आसान हो गया था। तो हरगोविंद खुराना का ये योगदान साइंस के लिए रहा। ओके, सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी, कोशिश रहेगी कि वीडियो डेली अपलोड हो, मैं प्रयास यही करूँगी। बाकी आप तैयारी करिए, मस्त रहिए, बिंदास होकर तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, साथ में रिलैक्स होने के लिए अपनी एक हॉबी भी साथ में करते रहिए, जिसका भी आपको शौक़ है वो भी साथ में करते रहिए, उससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। खूब पानी पिए, हेल्दी फूड खाइए और
अपनी तैयारी को करते रहिए। सो थैंक यू फॉर